Very good afternoon to all of you. Welcome to Hindu newspaper analysis. So let's proceed the day with the Hindu analysis today. So I have picked few important articles and the important news from the Hindu. The first news is from the very first page of the Hindu, the front page. Export bounce 9% but trade deficit hit 7-month peak in May. एक्सपोर्ट तो हमारा ग्रेजुअली बढ़ा है बट जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज 7 मंथ दैट हिट 7 मंथ पीक इन मे डेफिसिट भी हमारा बढ़ गया है डेफिसिट बढ़ना इज नॉट अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी पर हम समझते हैं कि व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट राइट कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है एक्चुअली ठीक है तो ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं अपन तो ट्रेड डेफिसिट सिंपली क्या होता है एक होता है एक्सपोर्ट है ना और एक होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है जो चीजें कोई भी ट्रेड किस चीज में होगा या तो गुड्स में होगा या किसमें होगा ट्रेड या तो गुड्स में होगा या सर्विसेज में होगा ठीक है या तो हम क्या ट्रेड करेंगे गुड्स का करेंगे या सर्विसेज का करेंगे ठीक है गुड्स बेसिकली क्या होता है मैंने एक बार और आपको बताया था गुड्स आर बेसिकली व्हाट दे आर टैंजिबल आइटम्स व्हाट इज टैंजिबल टैंजिबल इज समथिंग विच वी कैन टच है ना जिसको हम टच कर सकते हैं जैसे जैसे राइस का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं है ना राइस यहाँ से भेज रहे हैं बाहर में पल्सेस भेज रहे हैं बहुत सारा स्पाइसेस इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होता है और दैट कम अंडर विच सेगमेंट गुड्स सर्विसेज क्या है जो हम टच नहीं कर सकते जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी एक सर्विसेज है बट द सर्विसेज कांट बी टच या सो इट इज इनटैंजिबल आइटम्स ठीक है तो एक आइटम जिसे हम टच कर सकते हैं दैट आर गुड्स एंड सम आइटम विच वी कांट टच विच आर द इनटैंजिबल आइटम्स दे आर सर्विसेज ठीक है जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज है जैसे टीसीएस है ठीक है इन्फोसिस है वो क्या करते हैं वो सर्विसेज देता है ठीक है तो बाहर की इवन क्या है इन्फोसिस का तो 70-80% जो पूरा का पूरा काम है वो नॉर्थ अमेरिका यानी जो अमेरिका है वहां पे वो बैकएंड में काम देते हैं बहुत सारा टेक का तो वो क्या कर रहे हैं सर्विसेज दे रहे हैं है ना कोई गुड्स तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर्विसेज दे रहे हैं जैसे सॉफ्टवेयर काम अंडर सर्विसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर इंडिया में जो बढ़ रहा है जो टूरिज्म है ना बाहर के टूरिस्ट अगर इंडिया में आ रहे हैं वो भी क्या एक तरह का सर्विसेज है ठीक है कभी कभी ऐसे डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि क्या टूरिज्म जो है ये कौन सी सेगमेंट में आएगा गुड्स में आएगा सर्विसेज में आएगा वेरी बेसिक थिंग्स लेकिन अगर पूछे तो अगर क्लैरिटी नहीं है तो वहां पे फंस सकते हैं ठीक है तो ट्रेड डेफिसिट बेसिकली है ट्रेड डेफिसिट इज अ गैप बिटवीन व्हाट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हम यहाँ से सामान बाहर भेज रहे हैं और इंपोर्ट क्या है जो बाहर का सामान हम ला रहे हैं इंडिया में तो इसके बीच का जो गैप है ना उसको क्या कहते हैं ये ट्रेड डेफिसिट ये जो गैप है बेसिकली ये बताएगा ट्रेड डेफिसिट लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है हम इंपोर्ट तो ज्यादा करते हैं बाहर से सामान इंडिया में ज्यादा आता है पर एक्सपोर्ट जो होता है आइटम्स का वो हम काफी कम करते हैं तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ये नेगेटिव आ जाता है क्योंकि इंपोर्ट बड़ा है एक्सपोर्ट से सो व्हेन इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट ठीक है फिर क्या होगा ट्रेड नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ कैसे होगा मतलब हम बाहर से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं पर इंडिया से ज्यादा कम सामान भेज रहे हैं तो उसकी वजह से गैप आता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डेफिसिट ठीक है तो ये भी मेंशन किया हुआ है पीपीटी में आपके इट इज अ कंडीशन व्हेन द मनी स्पेंट ऑन इंपोर्ट एक्सीड द स्पेंट ऑन एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट अकर ठीक है और पैरेलली मान लो जब हमने एक्सपोर्ट ज्यादा कर लिया और इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो ये ट्रेड सरप्लस हो जाएगा ठीक है तो ट्रेड डेफिसिट का उल्टा क्या हो जाएगा ट्रेड सरप्लस सही हो गया अब भाई भारत का इंडिया इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ता जा रहा है सिंपल सी बात है मैंने क्या बताया हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसमें क्रूड ऑयल है ना क्रूड ऑयल पूरा का पूरा ही इंडिया में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता तो हम बाहर से क्या है इसको एक्सपोर्ट में मंगाते हैं बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम आज भी हम क्या है एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इंडिया में डिमांड तो काफी इलेक्ट्रॉनिक्स है लेकिन आज भी हमारा रिलायंस जो है हमारी डिपेंडेंसी है बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे वो बाहर पे है ठीक है और इलेक्ट्रॉनिक का इंडिया बहुत बड़ा मार्केट भी है तो इन सब चीजों की वजह से क्या है ट्रेड डेफिसिट ग्रेजुअली जो है बढ़ रहा है इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बिल मतलब अब कुछ चीज इंपोर्ट करेंगे तो पैसा तो भेजना पड़ेगा बदले में तो इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है ठीक है coal import were another transaction that contribute to import bill and widening of trade deficit this financial year तो यही है ट्रेड डेफिसिट के बारे में अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझाता हूँ देखो इसका इम्पैक्ट लिखा हुआ है कि अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो कंट्री का जीडीपी घट जाता है
ठीक है, यानी जो ट्रेड डेफिसिट है अगर ये बढ़ते जाएगा तो जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी जो है भारत का, वो घटता चला जाएगा। इसलिए हमें ग्रेजुअली क्या है, ट्रेड डेफिसिट को कम करना है। ये टारगेट भी है गवर्नमेंट का, है ना। हर बार आप देखते होगे, अगर बजट आपने सुना हो इकोनॉमिक सर्वे में, गवर्नमेंट हाईलाइट करती है कि हम इस बार ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ग्रेजुअली इन द ईयर्स टू कम वी गोना narrow the trade deficit or reduce the trade deficit, which gradually leads to increase in GDP of the nation, which is a healthy sign of a what for an economy, and rather for a democracy like India. So more import than export impact the job market and lead to increase in unemployment. ठीक है, अब ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपोर्ट होने लगेगा और एक्सपोर्ट कम होगा, तो ये मार्केट, जॉब मार्केट को भी इम्पैक्ट करेगा, है ना। जब बहुत सारी चीजें हम बाहर ही भेज रहे हैं, इंडिया से ज्यादा चीज बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ हम मंगवा ही रहे हैं। अगर मान लो इंडिया से बहुत सारा एक्सपोर्ट हम करेंगे, तो उसमें बहुत सारा लेबर लगेगा, है ना, बहुत सारा टेक भी लगेगा, अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइटम्स है तो फिर क्या करना है, उससे ग्रेजुअली क्या होगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। एक बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, जैसे आपने कभी सुना हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एक होता है, बीओपी क्राइसिस, ये बहुत ही खराब होता है इकोनॉमी में। भारत ने भी एक बार बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखा है। कब? 1991, 1991 के टाइम पे एक ऐसा सिनेरियो हो गया कि भारत सरकार के पास सिर्फ 14 दिन यानी 2 वीक का तेल खरीदने का पैसा था। ठीक है, हमारी इकोनॉमी इतनी क्रेव हो गई थी। तो एक संस्थान है दुनिया में, वर्ल्ड में, जिसको कहते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आपका काम क्या है, आपके लिए होमवर्क है, आईएमएफ का क्या है, आईएमएफ का डायरेक्टर जनरल कौन है और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये नेक्स्ट क्लास में आप बताएंगे मेरे को। ठीक है, और रादर यू कैन कमेंट डाउन एज वेल, यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। जब किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है, तो कौन सी संस्थान आती है मदद करने को, आईएमएफ आती है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड उसमें लोन देता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि वर्ल्ड बैंक भी तो लोन देता है, तो क्यों? तो वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक सिर्फ डेवलपमेंटल लोन्स देता है। डेवलपमेंटल मतलब हमारे को मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है भारत में, या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, ठीक है, ऐसी चीजों के लिए आईएमएफ डेवलपमेंट के लिए बेसिकली वो फंड देता है। आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का एक्चुअली जो ऑफिशियल नाम है, वर्ल्ड बैंक है भी नहीं, पहले इसका नाम था आईबीआरडी। आईबीआरडी क्या है? आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका नाम ही था डेवलपमेंट, है ना, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कभी इसकी कहानी करेंगे, बाद में पढ़ाई करेंगे इसके बारे में। अभी क्या है, अगर किसी भी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आती है, तो कौन कंट्री असिस्ट करता है? आईएमएफ, यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड असिस्ट करता है। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है? तो क्या बता रहा था मैं, इंडिया का कैसा इकोनॉमिक सिचुएशन था 1991 में। हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का तेल खरीदने के पैसे बचे थे, है ना, 14 डेज और अदर 2 वीक्स। ठीक है, इतने ही पैसे बचे थे। तो मनमोहन साहब हमारे उस समय पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो कहाँ पे गए, वो आईएमएफ में गए। आईएमएफ वालों ने बोला कि ठीक है, हम बदले में आपकी मदद तो करेंगे, पर आपको अपने कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होंगे, क्योंकि आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही। तब इंडिया विटनेस क्या, a key changing aspect we witnessed in the Indian economy, which is called as liberalization, privatization and globalization। तो ये जो तीन चीज है, एलपीजी एरा इसको कहते हैं। एलपीजी इज नॉट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये एलपीजी एरा जो इकोनॉमी में आया, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जब हम आईएमएफ के पास गए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, भैया हमारी मदद करो, आईएमएफ में कहा आप अपनी इकोनॉमी सही से रन नहीं कर रहे हो, तो बदले में क्या है, आपको अपनी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होंगे, और बदले में हमने क्या किया, एलपीजी एयर आया। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब आपको, आप सोच रहे होगे कि सर ने तो ऐसे बता दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट, पर है क्या ये चीज? अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ गुड्स, ठीक है, गुड्स की बात करते हैं, इसमें सर्विसेज नहीं आता। गुड्स मतलब मान लो इंडिया, इंडिया के पास कोई गुड्स है, और बाकी क्या है, किसी और कंट्री, मान लो कोई भी कंट्री है, कनाडा, उसके पास गुड्स है, हम बदले में क्या है, गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें हम सिर्फ गुड्स एक्सचेंज करते हैं। एक होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड मतलब, इनविजिबल मतलब जो दिख नहीं रहा है, तो बेसिकली क्या है, सर्विसेज, है ना, मैंने बताया जैसे टच नहीं कर सकते। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड जैसे गुड्स, और बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, है ना, ये क्या था हमारा, ये था हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हम किस में करते हैं, गुड्स में, और बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड्स इज इन सर्विसेज। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा है नेट रिमिटांसेस। नेट रिमिटांसेस,
नेट रेमिटांसेस। अब रेमिटांसेस क्या है, ये हो गया मान लो हमारा इंडिया, और ये हो गया वर्ल्ड। ठीक है, अब वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री आ गई, यूएस, कनाडा, और भी जहाँ पे इंडियन लोग रहते हैं, जैसे यूएई में रहते हैं, दुबई में रहते हैं ना। तो इंडिया और वर्ल्ड के बीच में तो कुछ बाहर के लोग भी इंडिया में रहते होंगे, जैसे इंडिया में बहुत सारे जापानीज, चाइनीज लोग भी रहते हैं। जैसे इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या करेंगे, अगर वो यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बदले में वो पैसा बाहर को भेजेंगे, यानी यहाँ पे जो लोग रहते होंगे इनके, उनको भेजेंगे। तो जो फॉरेनर इंडिया में पैसा कमा रहे हैं और वो बाहर पैसा भेज रहे हैं, उसको हम कहते हैं आउटवर्ड रिमिटांसेस, है ना। मतलब पैसा क्या है, बाहर को जा रहा है। और जब बाहर से पैसा इंडिया में आएगा, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्ड रिमिटांसेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्ड रिमिटांसेस। ठीक है, इनवर्ड रिमिटेंसेस। तो हमारे बहुत सारे लोग जो है भारत के बाहर में रहते हैं और बाहर पैसे कमा रहे हैं, और बदले में क्या है, वो इंडिया पैसा भेज रहे हैं। तो ये है इनवर्ड रिमिटेंसेस। लेकिन बाहर से इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा आता है। इवन रिमिटेंसेस में हम दुनिया में नंबर वन पे है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक बार बताया था, जो रिमिटेंसेस भारत रिसीव करता है उसमें वर्ल्ड में नंबर वन पे है। पिछले साल दिसंबर के आसपास तो हमने एक बहुत ही अमेजिंग फिगर टच किया, $100 मिलियन रिसीव किए इन रिमिटांसेस। और इंडिया में सबसे ज्यादा रिमिटांसेस कहाँ पे आता है, पहले केरला में आता था, पर अब आता है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने तीन चीजें आपको बताई। एक क्या बताया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी जिसमें सिर्फ हम गुड्स से डील करते हैं। एक होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, जिसमें हम सिर्फ सर्विसेज केटर करते हैं। एंड थर्ड इज नेट रिमिटांसेस। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी मैं समझाऊंगा पूरा का पूरा क्या होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्राइसिस कैसे होएगी, है ना। फिर आप एकदम बहुत इजीली समझ जाओगे, एकदम बेसिक है इकोनॉमी का। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड में हम सिर्फ सर्विसेज की बात कर रहे हैं। और नेट रिमिटांसेस क्या होगा, नेट रिमिटांसेस इज, हमारे केस में क्या है, हमारा इनवर्ड रिमिटांसेस, यानी बाहर से हमें बहुत सारा पैसा आता है। और बहुत ज्यादा फॉरेनर बाहर नहीं रहते, इंडिया में नहीं रहते, तो उतना ज्यादा पैसा बाहर नहीं जाता। सो इनवर्ड रिमिटांसेस माइनस आउटवर्ड रिमिटांसेस। और इनवर्ड रिमिटांसेस क्या है हमारे, बहुत ज्यादा है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये क्राइसिस क्यों हो रहा है हमारे यहाँ पे। क्राइसिस होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है भाई, क्राइसिस होने का जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो क्या है, जस्ट गिव मी अ मिनट। या, ठीक है, तो क्राइसिस होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या है भाई हमारे पास, क्राइसिस होने का रीजन क्या है, जो गुड्स वाला पार्ट है ना, गुड्स में हम अब बहुत ज्यादा नेगेटिव है, हम इसमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं बाहर से। बैलेंस सर्विसेज में तो हम पॉजिटिव हैं, हम बहुत सारी सर्विसेज हमारे बाहर की कंट्री को केटर करते हैं। और रेमिटांसेस में तो हम पॉजिटिव हैं ही। ठीक है, तो अब क्राइसिस कैसे आ रही है, पर जो ये गुड्स वाला है ना, जो गुड्स में हम जो ट्रेड करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। वो इतना ज्यादा, इसलिए नेगेटिव इतना ज्यादा है कि इन दोनों पॉजिटिव को भी ये ओवरऑल नेगेटिव बना देता है। ठीक है, इन दोनों पॉजिटिव को भी ये नेगेटिव बना देता है। ठीक है, तो ये है कहानी बैलेंस ऑफ व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की। ठीक है, देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में क्या हो गया, भाई मैंने आपको समझाया क्या है, इसमें दो कंपोनेंट होता है। एक होता है करंट, ठीक है, एक है करंट। मैं थोड़ा स्लाइड यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये है हमारा, हम अभी बात कर रहे थे बैलेंस, अभी मैंने आपको एक पार्ट समझाया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैसे आया, है ना। क्राइसिस कैसे आया, बेसिकली सिंपल सा अगर हम समझे तो ट्रेड डेफिसिट हमारा नेगेटिव हो गया है। पर मैंने आपको और डिग करके एक्स्ट्रा बताया। ठीक है, क्या बताया मैंने, एक हमारा क्या था, एक हमारा था करंट। दो तरह का अकाउंट होता है बेसिकली इकोनॉमी में कहते हैं, तो एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, है ना। सेम ही चीज है, थोड़ा मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, और एक होता है कैपिटल, एक होता है करंट, एक होता है कैपिटल। ठीक है, करंट और क्या होता है, कैपिटल। करंट वो चीज होता है, करंट अकाउंट में हम ऐसे अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जिसका टाइम पीरियड सिर्फ एक साल या एक साल से कम के लिए होता है, 1 ईयर और लेस। ठीक है, 1 ईयर और लेस। करंट अकाउंट की जो हम बात करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, देखो मैं आपको बहुत ही अ, क्या है कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा रहा हूँ, आपको लगे कि पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं सर। पर ये जो क्या है स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके काफी काम की चीज है। अक्लैट वालों के लिए क्या है,
थोड़ा बहुत उनके काम आ जाएगा, ठीक है। उनको ट्रेड डेफिसिट जानने की जरूरत है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थोड़ा बहुत, अब बहुत ही इतना ज्यादा एग्जॉस्टिव की जरूरत नहीं है उनको, लेकिन फिर भी अगर आप जानो तो बेहतर ही है, ठीक है। क्योंकि लार्जली क्या है, आपने भी जज ही बनना है या एडवोकेट भी बनना है, तो इट विल हेल्प यू इन द लार्जर रन। क्योंकि अभी हर चीजों के बारे में जानकारी होगी, देन यू कैन लुक इनटू द केस और समथिंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट की हम बात कर रहे थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, ठीक है। करंट अकाउंट, करंट मतलब हम ऐसे खर्चे इसमें इंक्लूड करते हैं जो शॉर्ट टर्म में होते हैं। शॉर्ट टर्म इकोनॉमी में क्या कहते हैं, करंट अकाउंट को 1 ईयर और लेस, या तो 1 साल का पीरियड है उससे कम। और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म्स होता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट में हमारा क्या क्या आया, बैलेंस ऑफ ट्रेड आया, यानी जो गुड्स में करते हैं। फिर एक और क्या सेगमेंट आया, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, जो हम सर्विसेज में करते हैं। मतलब ये कंपोनेंट है, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में क्या क्या आएगा, एक करंट अकाउंट आएगा, एक कैपिटल अकाउंट आएगा, और एक फॉरेन रिजर्व, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है हमारा, आप सुनते होंगे कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज इतना, फॉरेन रिजर्व इतना हो गया, उतना हो गया, तो ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। 3 पार्ट है इसमें, कौन कौन सा, एक करंट अकाउंट डेफिसिट, एक कैपिटल अकाउंट। 3 अकाउंट समझ लो, एक करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फॉरेन, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन रिजर्व, ठीक है। करंट अकाउंट में मैंने आपको क्या समझाया, एक बैलेंस ऑफ ट्रेड जो हम गुड्स में करते हैं, दूसरा क्या है बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड जो हम सर्विसेज में करते हैं, और एक क्या है नेट रिमिटेंसेस। ये तीनों मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। कैपिटल अकाउंट में जो पैसा, भारत भारत ज्यादा पैसे बाहर इन्वेस्ट नहीं करता, बाहर से बहुत सारा पैसा अब इंडिया में आने लगा है, जो हम एफडीआई सुनते हैं ना, एफडीआई। सो एफडीआई इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आता है एफडीआई। कुछ एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, ये सब कहते हैं। सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ये सब जितना भी पार्ट है जो लॉन्ग टर्म के लिए आता है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट्स कम अंडर द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म, मैंने बोला ना 1 साल से ज्यादा और उसके होगा तो कैपिटल अकाउंट होगा लॉन्ग टर्म। और जैसे कुछ लोन है ना, भारत बहुत, हर हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर से लोन, जैसे इंटरनेशनल एक्सटर्नल बोरोविंग, जो है एक्सटर्नल बोरोविंग है, जो बोरोविंग हम करते हैं एक्सटर्नल बोरोविंग, वो भी कैपिटल अकाउंट में आता है। क्योंकि कोई भी कंट्री, जैसे आप सुनने होगा आपने कि इंडिया में कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई मेट्रो बन रहा है, कोई कॉरिडोर बन रहा है जिसमें बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट लग रहा है, उसमें बाहर की किसी कंपनी ने, जापान ने हमारी मदद की, वर्ल्ड बैंक ने उसमें पैसा डाला, तो ये क्या है, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। ये एक तरह का लोन ही है, ठीक है। तो एफडीआई और लोन जो है ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। लेकिन ये जो लोन है वो क्या हम 1 साल में थोड़ी देते हैं, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे देते हैं अपन, है ना, उसको सॉफ्ट लोन बोलते हैं। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है और जो टाइम पीरियड है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, दैट कम अंडर द कैपिटल अकाउंट। जो 1 साल से, जो लंबे टर्म के लिए लोन है, दैट इज, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। करंट अकाउंट क्या था, जो 1 साल और 1 साल से कम का है। उसमें करंट अकाउंट में क्या क्या 3 कंपोनेंट है हमारा, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो सिर्फ गुड्स में होता है, गुड्स यानी जो सिर्फ टैंजिबल है, और बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड क्या, जो सिर्फ सर्विसेज में होता है, और रिमिटांसेस मैंने आपको समझा दिया कि बाहर इंडिया के बहुत सारे लोग रह रहे हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं और बाहर बाहर इंडिया इंडिया में भेज रहे हैं, ठीक है। और वो बहुत ही हैवी नंबर है। सबसे ज्यादा रिमिटांसेस कहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में ही आता है। और कौन सी स्टेट में आता है इंडिया में, महाराष्ट्र में आता है। फिर फॉरेन रिजर्व है हमारा, ठीक है। फॉरेन रिजर्व और फॉरेन एक्सचेंज जो भी कह लो, फॉरेन रिजर्व समझ लो, ठीक है। अब फॉरेन रिजर्व क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि मान लो कैसा कोई इकोनॉमिक सिचुएशन, ऐसा ग्रेव इकोनॉमिक सिचुएशन आ गया, रिसेशन आ गया, तो हमारे पास अगर एक रिजर्व बना हुआ है, हमारे पास क्या है, काफी पैसे पड़े हुए हैं, तो क्या होगा, वो लार्जर रन में अच्छा है। कहते हैं ना, जैसे घर पे आप समझ लो, कहते हैं कि कोई भी मतलब मान लो कोई इमीडिएट और इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो कहते हैं हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए। सेविंग क्या करता है, हमारे ऐसे सिचुएशन में मदद करता है। सिमिलरली देश को भी क्या, एक परिवार के लिए एक सेविंग है ना, सारे परिवार को जोड़ दो तो देश बन जाएगा, है ना। तो देश को भी क्या है, ग्रेजुअली उसको भी सेविंग चाहिए इतना ह्यूज पॉपुलेशन को केटर करने के लिए। तो एक तरह का ऐसा समझ लो कि पर इंडिया, इस बार इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉरेन रिजर्व भी बनाया है। अभी हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो $651 बिलियन को क्रॉस कर गया है। $651 बिलियन, पहली बार ऐसा हुआ है। सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व हमने इकट्ठा किया अभी, $651 बिलियन, ठीक है। ये नंबर भी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं जब काफी न्यूज में हाईलाइट रहता है कि भारत का फॉरेन रिजर्व कितना है, $651 बिलियन, ठीक है। अब आप एक ही नंबर में आपको बताता हूँ बस ऐसे ही, चाइना का पता है आपको कितना है, चाइना का लगभग 7-8 हजार बिलियन डॉलर से भी ऊपर है, ठीक है। देखो कितना बड़ा गैप है। दैट्स वाई चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, और ये क्या है, इकोनॉमिकली बहुत ही ऊपर है। तो हम भी ग्रेजुअली अब इसी रास्ते पे हैं, धीरे धीरे भारत में भी अब काफी कैपिटल इनफ्लो होने लगा है। तो ये हो गया। अब देखो ये तीनों सेगमेंट, मान लो हमारा क्या है, करंट अकाउंट भी नेगेटिव है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट वैसे इंडिया का बहुत ही पॉजिटिव है,
मतलब ये नेगेटिव नहीं है हमारा, इसमें हम अच्छा कर रहे हैं। और फॉरेन रिजर्व भी ठीक ठीक है मान लो। अब ये तीनों सिचुएशन को मान लो कि क्या हो गया, तीनों सिचुएशन को अगर जोड़ दिया जाए, करंट, कैपिटल और फॉरेन को, और एक नंबर आया जीरो या नेगेटिव आने लग गया, तो वो क्या कहेगा कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, जो अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए। अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अभी हम लॉन्ग टर्म में पैसे बना रहे हैं। शॉर्ट टर्म में सिर्फ छोटा मोटा बोरोइंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया अच्छा पैसे बना रहा है। और फॉरेन रिजर्व भी हमारे ठीक ठीक है, तो हमारे क्या है, कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर अ हेल्दी इकोनॉमी। ठीक है। तो अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, सिचुएशन नहीं है, तो हम क्या, मैंने आपको पहले बोला, बस ट्रेड डेफिसिट है। वो कोई लार्जली ऐसे ग्रेव सिचुएशन नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म टाइप चीजें हैं। तो ये मैंने भी आपको समझाया तीन चीजें, क्या क्या, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैसे हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, और व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट। अब चलते हैं दूसरे न्यूज आर्टिकल पे। दिल्ली एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर सैंक्शन प्रोसिक्यूशन ऑफ रॉय, अरुंधति रॉय एंड हुसैन अंडर यूएपीए। ठीक है। तो एक अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है। इसके तहत क्या है, इन लोगों ने क्या किया है, ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें ये कह रहे हैं सेपरेशन ऑफ कश्मीर फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कश्मीर को अलग करो। तो एक क्या है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी की आ, वो लगा के कि हाँ, इन लोग जो है सेपरेट करने की बात कर रहे हैं और लोगों के दिमाग में ऐसा डाल रहे हैं, विच इज वेरी अनलॉफुल। तो एक एक्ट आया 1967 में, अनलॉफुल प्रिवेंशन, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है। इस एक्ट में जो ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसको बहुत ही ब्रॉडली डिफाइन नहीं किया गया, बहुत ही वेगली लिखा हुआ है। और ये पूरा का पूरा डिस्क्रिशन किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी चीज को कह दिया कि अनलॉफुल है, तो दैट पर्सन विल बी पुट बिहाइंड बार्स, और बहुत ही रिगरस इम्प्रिजमेंट है इसके अंदर। और काफी स्ट्रिंजेंट लॉ है ये। ठीक है। तो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967 में आया। ओवर द ईयर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे टाटा था, पोटा था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, सब रिपील कर दिया गया, क्योंकि दे वर लैंड इनटू लीगल ट्रैपल। एंड फाइनली जो आज जो है एंटी टेरर लेजिस्लेशन में सबसे प्राइम जो क्या है लेजिस्लेशन, वो है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है। तो बेसिकली पहले अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही रखा जाता था, इंडिविजुअल नहीं थे इसका हिस्सा। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी एक्टिविटी में इंगेज हैं जो अनलॉफुल है, जो टेररिज्म को या ऐसी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत पकड़ा जाता था। पर 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट होता है, एंड नाउ इंडिविजुअल आर ऑल्सो, इंडिविजुअल पर्सन भी अब इसके अंदर, इसके एम्बिट में आ चुका है। ठीक है। तो पहले इनिशियली ओनली द ऑर्गेनाइजेशन जो वो आर इन्वॉल्व इन दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज वर कम अंडर द यूएपीए एक्ट। पर 2019 में एक अमेंडमेंट होता है, एंड पोस्ट दैट अमेंडमेंट इंडिविजुअल आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिट। ठीक है। मतलब इंडिविजुअल को भी अब इसके अंदर अगर कहा जाता है कि आप अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो, तो दे कैन ऑल्सो पुट बिहाइंड बार्स। ठीक है। अब ये बेसिकली बताया कि अनलॉफुल एक्टिविटी इज डिफाइंड एज एन एक्शन टेकन बाय इंडिविजुअल और एसोसिएशन विद थ्रू एन एक्ट, वर्ड स्पोकन और रिटन। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, भारत की टेरिटरी में विच इज इंटेंडेड टू और सपोर्ट टू क्लेम टू ब्रिंग अबाउट सिसेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ टेरिटरी, और ठीक है, विच रिसाइड एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू ब्रिंग सच एसेशन। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 2004 में भी बहुत बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है, रिसेंट अमेंडमेंट 2019 में हुआ था। 2019 अमेंडमेंट गेव द होम मिनिस्ट्री द पावर टू डेजिग्नेट, देखो होम मिनिस्ट्री को मिला ये पावर, और वो कहा कि इंडिविजुअल भी अब टेररिस्ट हैं। ठीक है। इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट है नहीं, मतलब करार दे सकते हैं। ठीक है। पहले, और ये एक्ट जो है ये पूरे भारत के पूरे हिस्से में लगता है, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें, इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा डिस्क्रिशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत बार इसके ये न्यूज में भी रहता है, ऐसा कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इसका मिस यूज कर रही है। ऐसे बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकता है। अब क्या है, अब इंडिविजुअल भी आ गए इसके अंदर 2019 अमेंडमेंट के बाद। क्या है ये, इफ इट इज, क्या करते हैं वो, अगर कमिट और पार्टिसिपेट इन एक्ट ऑफ टेररिज्म, प्रिपेयर फॉर टेररिज्म, प्रमोट टेररिज्म, अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म। सो यूएपीए अप्लाइज टू एनी वन हु कमिट अ यूएपीए क्राइम इन इंडिया, इंडिया में भी कर रहा है क्राइम वो, और अगर इंडिया के आउटसाइड भी कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। यूएपीए अप्लाई उस पर्सन पे होगा जो यूएपीए क्राइम कर रहा है कहाँ, इंडिया में तो ठीक ठीक है, लेकिन इंडिया के बाहर भी अगर कर रहा है,
उस पे भी अप्लाई होगा। इट अप्लाई टू इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन पे, ऐसा नहीं कि यूएस के नागरिक पे, आउटसाइड इंडिया का मतलब ये नहीं है। इंडियन सिटीजन अगर बाहर भी रहता है और वो ऐसा क्राइम करता है और वो इन्वॉल्व है, ठीक है, या इंडियन टेरिटरी में कुछ ऐसा हो रहा है और बाहर के लोग भी इन्वॉल्व है, तब भी फॉरेन नेशनल पे भी लग सकता है। सो इट अप्लाई टू इंडियन सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द क्राइम इज कमिटेड एंड ऑल्सो इंक्लूड पीपल गवर्नमेंट सर्विस में है उन पे भी लग सकता है, ऐसा नहीं कि उन पे नहीं लगेगा। और जो लोग शिप पे और एयरक्राफ्ट जो भारत में रजिस्टर्ड है भारत के नाम पे, उन पे भी आर्म्ड ये लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है। इसमें एक और चीज ऐसा है, कहते हैं कि जो इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है अनलॉफुल, यूएपीए के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, दे कैन फाइल अ चार्ज शीट, दे कैन फाइल अ चार्ज शीट इन मैक्सिमम 180 डेज। ठीक है, 180 दिन के अंदर अंदर करना होता है। ये नंबर डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि यूएपीए में चार्ज शीट जो फाइल करते हो कितने दिन के अंदर करना होता है। कैन फाइल चार्ज शीट मैक्सिमम 180 दिन, मैक्सिमम 180 दिन मिला है इसमें, आफ्टर द अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट करने के 180 दिन के अंदर अंदर आपको मतलब जो चार्ज शीट है वो फाइल करनी है। ड्यूरेशन को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कोर्ट को पहले क्या है, इंटीमेट करना होगा पहले। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक ये वाला आर्टिकल जो है हमारे जो ओपन एडिटोरियल था हिंदू में, इसमें ये भी एक है कि पनिशमेंट क्या हो सकता है। तो जैसे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, और क्या है, रिगरस इम्प्रिजमेंट लाइफ टाइम भी हो सकता है, और मिक्स भी हो सकता है दोनों, मतलब क्या, डेथ, डेथ पेनल्टी भी है, रिगरस इम्प्रिजमेंट भी है, और फाइन भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। अभी मैंने इंटरस्टेट काउंसिल पे क्यों बनाया है, देखो इंटरस्टेट काउंसिल पे मैं दिखाता हूँ भी आपको हिंदू पेपर में, ये रहा हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, लीडर आर्टिकल है। ठीक है, लीडर आर्टिकल में क्या है, शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा है कि री इमेजिनिंग, री इमेजिनिंग इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो फेडरलिज्म है अब वो काफी डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है ना, डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है, मतलब सेंट्रलाइज हो गया है, मतलब सेंटर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। और क्या हो रहा है, जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो कॉपरेटिव होना चाहिए, है ना, कैसा होना चाहिए, कॉपरेटिव होना चाहिए, इसलिए कहते हैं कॉपरेटिव फेडरलिज्म, है ना, कॉपरेटिव होना चाहिए, पर अब वो कन्फ्रेंटनल हो गया है, कन्फ्रेंटनल फेडरलिज्म, है ना, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में एक अच्छा क्या है, कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव रिलेशन होना चाहिए, पर सेंट्रलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात है ऑपोजिशन पार्टी के हैं, तो अब जो भी चीजें हैं, मतलब इन्होंने ऐसा आर्टिकल में लिखा है, पर हमारे मतलब की चीज क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल को रिवाइव करना चाहिए, कि इंटर स्टेट काउंसिल को रिवाइव करना चाहिए। तो क्या है भाई इंटर स्टेट काउंसिल, क्या है इंटर स्टेट काउंसिल, एक आर्टिकल है 263 कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें लिखा हुआ है क्या, टू कंटेम्पलेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल। क्यों बनाएंगे भाई इंटर स्टेट काउंसिल, टू इफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर स्टेट और स्टेट स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, उसके लिए आर्टिकल 263 में लिखा है अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो प्रेसिडेंट एक ऐसा इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश कर सकते हैं कभी भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन बनाएगा ऐसा काउंसिल, प्रेसिडेंट बनाएगा। सो प्रेसिडेंट कैन स्टैब्लिश सच ए काउंसिल एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू हिम दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय इट्स एस्टैब्लिशमेंट। जब उनको लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है उस एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा सर्व होता है, तो जरूरत है उसकी, नीड ऑफ द आवर है, तो प्रेसिडेंट ऐसा काउंसिल बना सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है, एक कमीशन है जिसको कहते हैं सरकारिया कमीशन। पूछेंगे कि सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू, तो वो रिलेटेड है सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कोऑपरेटिव हो। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसा भी उतरा है कि क्या है, कोऑपरेटिव तो हो पर कॉम्पिटिटिव भी हो, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ भी हम जा रहे हैं, ताकि हर स्टेट एक दूसरे से compete करें, बहुत सारे इंडिकेटर उनको दिए जाए, आपस में compete करेंगे तो क्या है, एक क्या है, कंपटीशन की भावना रहेगी, तो स्टेट भी क्या है, अच्छा करेंगे। कहते हैं ना, जैसे हम ही पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं अगर कंपटीशन बना रहता है आपस में, तो लगता है कि हाँ उसको इतने मार्क्स आ गए तो मेरे को भी और अच्छा करना चाहिए। तो एक कहते हैं कि कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ भी हम जाते हैं। तो ये है सिनेरियो। कोलिजन गवर्नमेंट में बेसिकली ये थोड़ा आसान होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करना। नहीं, कोलिजन में नहीं, बेसिकली जब पूरी मान लो कि जैसे मान लो सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, सेंटर में बीजेपी की सरकार है और बहुत सारे स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है,
तो ये इन लाइन काम करना थोड़ा इजी होता है, लेकिन जब कोलिजन यानी बहुत पार्टियां मिलकर जब सरकार बनाती है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कोडियल नहीं होता है, तो कन्फ्रंटेशनल हो जाता है, मतलब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट इवॉल्व होने लगते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लार्जली अच्छा नहीं। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। तो सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर कौन सा है, सरकारिया कमीशन ने कहा था। सरकारिया कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दिया था कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाना चाहिए जब भी ऐसा डिस्प्यूट होता है। तो एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन एंड सरकारिया कमीशन आल्सो रिकमेंडेड फॉर इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, ही इज आल्सो ऑथराइज्ड टू डिफाइन द नेचर ऑफ ड्यूटी टू परफॉर्म बाय सच ए काउंसिल। तो ये हो गया इंटर स्टेट काउंसिल। अब इंटर स्टेट काउंसिल क्या क्या फंक्शन करता है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है स्टेट्स के बीच में, तो ये आता है उसमें, इन्वेस्टिगेट करता है मामले को और फिर उसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है। इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं, प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं और सारे सीएम होते हैं, जितने भी स्टेट है हमारे इंडिया में सबके सीएम, और सीएम ऑफ यूटीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट में क्या है, अ, क्या है, भारत के सभी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, यूटीज की बात कर रहे हैं, हर स्टेट में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो हालांकि ये स्टेट के लिए मैं बता रहा था, स्टेट में भी ऐसा होता है। कभी पढ़ाऊंगा मैं आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जिसको विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। तो इंडिया में कुछ ही स्टेट है जहाँ पे जिसके लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सब में नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सीएम ऑफ यूटी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आप क्या है, आप एक ये भी होमवर्क करके आओगे, थोड़ा आप भी ऐसा क्या है, खोजा करो, ब्राउजिंग करो, तभी आपको भी समझ में आएगा और दिमाग में रहेगा। कौन कौन सा यूटी है भारत में जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, सारे यूटी का नहीं है, किसी किसी का है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कॉम्पोजिशन। सो ये था हमारे न्यूज़पेपर में। अभी और देख लेते हैं थोड़ा, कि और कुछ चीजें हैं जो हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, जो छूट रहा हो ऐसा। तो ये एक्सपोर्ट वाला मैंने आपको बता दिया। G7 मैंने आपको पिछली क्लास में ही ब्रीफ डिस्कस किया था, काफ़ी ब्रॉडली एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि G7 में क्या क्या है। ये कोविन पैनल सेट टू टेबल ऑन साइमल्टेनियसली पोल, ये मतलब जो एक कॉन्सेप्ट काफ़ी दिन से राइज किया जा रहा है, कि वन स्टेट वन इलेक्शन करना चाहिए, है ना। वन स्टेट वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। वन नेशन वन इलेक्शन रादर, यानी कि पूरे क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या हुआ, कि स्टेट के और सेंटर के सबके चुनाव एक साथ होने चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, एक तो कहते हैं ऐसा कि भारत में हर 8-9 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सारे लोग जो है कैंपेनिंग में लग जाते हैं, और गवर्नेंस जो है हमारा वो हैम्पर हो जाता है। तो एक एक इस पे पैनल बनाया गया था, उस पैनल को हेड कर रहे थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, कि टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। पर ये क्या मतलब, इसका बहुत सारा बेनिफिट भी है, अगर सारे स्टेट में और सेंटर में एक ही बार चुनाव होगा, तो उससे क्या होगा, एक तो क्या है, मशीनरी का भी फर्क पड़ेगा। मशीनरी बढ़ानी पड़ेगी हमें थोड़ा, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, जब एक बार ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो जो हमेशा भारत क्या है, भारत हमेशा इलेक्शन फेस्टिवल में ही इन्वॉल्व होता है। तो हम जो इलेक्शनिंग जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्शनिंग की तरफ, जो हम दिन भर इलेक्शन चलता रहता है इंडिया में, दिन भर नहीं रहा, 6 महीने 7 महीने में, उससे क्या है, उससे फायदा मिलेगा, है ना। वो अगर एक बार में होता है सब, तो जो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फायदेमंद है। सीआईसी के ऊपर मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछले 1-2 क्लास से पहले। ठीक है, एनटीसीए पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है गवर्नमेंट से, कि अब भैया बताओ क्या हुआ। ये सब हमारे मतलब का नहीं है। एडिटोरियल पढ़ा दिया मैंने। पवन कल्याण जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। पवन कल्याण एक्टर भी हैं, है ना। तो पवन कल्याण को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है आंध्र का। आंध्र के सीएम कौन बने हैं, चंद्रबाबू नायडू। कौन सी पार्टी से हैं, टीडीपी से। ठीक है, तो यही है, नीट, है ना। बाकी तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे काम की नहीं है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द हिंदू एनालिसिस। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। विल मीट डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू एवरीवन।